नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शाम 6 बजे। मैं हूं नीता सिंह और बात करेंगे यूपी की। तो कल शाम नोटिफिकेशन जारी करने के बाद देश भर में सीए को लागू कर दिया गया है और सीएए यानी कि समान नागरिक संहिता ये वो मुद्दा है जिसको लेकर जब भी बात हुई बात ने बहस का रूप लिया, क्योंकि राजनीतिक कारणों और वोट बैंक की सियासत के चलते इस बारे में जमकर गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की गई है। इन गलतफहमियों को फैलाने का मकसद है आम लोगों में भ्रम पैदा करना। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि दूसरे देशों से प्रताड़ित होकर आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। लेकिन विपक्ष से लेकर कई मुस्लिम संगठन लगातार इस कानून को मुस्लिमों के खिलाफ बताने में जुटे हुए हैं। इस कानून के बनने की प्रक्रिया में यूपी में भी जमकर प्रदर्शन और बवाल हुआ था और लग रहा है कि एक बार फिर उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो सकती है। इसीलिए हर किस्म की गड़बड़ी को रोकने और माहौल को खराब होने से बचाने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। यूपी की सभी 75 जिलों में प्रशासन कड़ी निगरानी कर रहा है। संवेदनशील इलाकों से लेकर सोशल मीडिया पर भी पैनी नज़र रखी जा रही है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे सीएए को लेकर के, जहां एक तरफ इसका स्वागत किया जा रहा है तो कई जगहों पर इसका विरोध भी किया जा रहा है। आइए सुनते हैं डीजीपी प्रशांत कुमार का क्या कहना है। एक इनेबलिंग प्रोविजन है जिससे कि किसी को नागरिकता दी जाएगी और वो ऐसे लोगों की जो हमारे पड़ोसी देशों से धार्मिक कारणों से परेशान होकर यहाँ आए हैं। उनकी संख्या भी बहुत कम है और इसका व्यापक असर भी दिख रहा है। सभी धार्मिक नेताओं ने इस संबंध में अपनी पॉजिटिव टिप्पणी दी है और हम लोग लगातार एहतियात बरत रहे हैं। और जहाँ तक कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रश्न है, इसके लिए हम लोगों ने 179 कंपनी पीएसी, 100 कंपनी हमें सीएपीएफ भी मिली हुई है चुनाव के दृष्टिगत, उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी तकनीकी संसाधन हैं, हमारे सीसीटीवी है, हमारे ड्रोन कैमरा हैं, हमारे बाइनोकुलर्स हैं, अन्य जो तैयारियां एक संवेदनशील प्रकरण को डील करने की होती है वो चीज़ें हो रही हैं। सेक्टर स्कीम के तहत सभी लोग लगातार भ्रमणशील है। अभी तक कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है। तो आपने सुना डीजीपी प्रशांत कुमार को। कई ज़िले इस समय यूपी में हाई अलर्ट पर हैं और हाई सिक्योरिटी लगा दी गई है, क्योंकि 2020 में जब अधिनियम की बात हुई थी, सीए लाने की बात हुई, सीए की बात हुई, तो जो मुस्लिम महिलाएं थीं उन्होंने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया था। इसी को देखते हुए एहतियातन हाई अलर्ट पर रखा गया है। कई सारे ज़िले समय हाई अलर्ट पर हैं। और आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी का दावा है कि सीएए लागू करना बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल था और इसे लागू करना उनकी प्राथमिकता है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस कदम को चुनाव से पहले ध्रुवीकरण का हथकंडा बता रहा है। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती का सोशल मीडिया एक्स का पोस्ट आपको दिखाते हैं। भाजपा सीए लागू करने के बाद इस बात पे जोर देती है कि मैनिफेस्टो में पुराना मुद्दा था। समाजवादी पार्टी पूछना चाहती कि भाजपा के मैनिफेस्टो में 2014 में किसानों की आय दुगनी करने का भी वादा था, महंगाई कम करने का वादा था, 2 करोड़ रोजगार का भी वादा था, महिला सुरक्षा का भी वादा था। उन वादों का क्या हुआ, उन सपनों का क्या हुआ? आज जनता दूध और दही पे टैक्स देने के लिए मजबूर है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिना पेपर लीक हुए कोई भी परीक्षा संभव नहीं हो पा रही। भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सीए लेके आई है, लेकिन जनता वो बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर पे ही वोट डालने जा रही है। तो आपने सुना क्या कहना है सपा प्रवक्ता का। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको कि सरकार एड्रेस नहीं कर रही है। उनका कहना ये है, आपको बता दें, सीए कल शाम से लागू हो चुका है, उसको लेकर के काफ़ी स्वागत किया जा रहा है और कई जगह पर इसका विरोध भी किया जा रहा है। 2020 में सीए को लेकर के मुस्लिम महिलाओं ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया था। एहतियातन अब यूपी में कई ज़िलों पर हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। तो सत्ता पक्ष क्या कह रहा है आपने सुना। विपक्ष किस तरह से सरकार को घेर रहा है हमने आपको वो भी बताया। अब कई सवाल खड़े होते हैं कि सीए पर भ्रम फैलाने के पीछे क्या कारण है। क्या सीएए लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है?
क्या विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर अपना सियासी नुकसान कर रहा है? तो क्या CAA लोकसभा में गेम चेंजर साबित हो सकता है? लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे समय में जब CAA को लागू किया गया है, क्या वजह हो सकती है? क्या ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? CAA पर भ्रम फैलाने के पीछे क्या कारण है? क्या CAA लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है? जबकि विरोधी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। क्या विपक्ष से मुद्दा बनाकर अपना सियासी नुकसान कर रहा है? भ्रम फैलाने की कोशिश CAA को लेकर लगातार की जाती रही है। 2020 में भी काफ़ी विरोध लखनऊ में, यूपी की राजधानी लखनऊ में मुस्लिम महिलाएं जो थी उन्होंने किया था। क्या CAA लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है या विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर अपना ही नुकसान कर रही हैं? दिसंबर 2014 तक इन 3 देशों से प्रताड़ित होकर आए लोगों को अब नागरिकता, CAA लागू होने के बाद अब नागरिकता हिंदुस्तान की मिल सकेगी। जो गैर मुस्लिम नागरिक हैं उनको अब हिंदुस्तान की नागरिकता मिल सकती है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया था, संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था और इसके पक्ष में जो वोट पड़े थे 125 वोट पड़े थे, जबकि 105 वोट इसके खिलाफ पड़े थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, इस समय पर CAA को लागू कर दिया गया है। क्या ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है सरकार के लिए? और जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश इसके विरोध में की जा रही है, क्या इसका नुकसान विरोधियों को उठाना पड़ सकता है? ये एक देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि यूपी में, क्योंकि 2020 में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था CAA को लेकर के, और इसीलिए एहतियातन यूपी के कई ज़िलों में कई ज़िले हाई अलर्ट पर हैं और सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। हालांकि सभी जगह CAA का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए समय मौजूद हैं SP के समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन अशोक यादव जी, और साथ में मौजूद हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं अहमद जावेद। आप दोनों का स्वागत है, आप दोनों से बात करेंगे। CAA को कल लागू कर दिया गया और यूपी को एहतियातन हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे अशोक यादव जी। सरकार का एक चुनाव जीतने का एक शिगुफा है, क्योंकि आपने बताया और सबको पता है कि 2019 में ये दोनों सदनों से पारित हो गया था। तो आप 4 साल क्यों इसको आचार बना के रखे थे? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। तो अगर आपकी मंशा थी इसको लागू करने की, तो जब आपने संसद के दोनों सदनों से पारित करवाया, उस पे एक व्यापक बहस होती देश में और संसद में, और उस बहस के उपरांत आप लागू करते तो बात कुछ समझ में आ रही। लेकिन आनन फानन में जिस तरह से 2 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है और सरकार सोच रही है कि किस तरह से 2019 में तो पुलवामा बालाकोट ने सरकार को बचा लिया, जिस तरह से इन्होंने उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया, देश के शहीदों की शवों का माननीय मोदी जी अपने रैलियों में, और वो काम करके उन्होंने चुनाव तो जीत लिया राजनीतिकरण करके। अब इस बार उनके पास कोई मुद्दा ऐसा नहीं था, राम मंदिर से भी वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा था कि जिससे भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें निकल सकें। अब इनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था, तो उनको ये लगा कि CAA लाओ, इसका जिन को बाहर निकाल देते हैं बोतल से, हो सकता है कि ये कुछ काम कर जाए जी। आप देखेंगे कि अभी कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से लताड़ लगाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आप क्यों पार्टी बन रहे हो जी। अशोक जी, तो आप ये मानते हैं कि लोकसभा चुनाव से एन पहले जो ये CAA अधिनियम लागू किया गया है एक तरह से चुनावी हथकंडा है, आप ये कह रहे हैं। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं मुस्लिम स्कॉलर अहमद जावेद जी। अहमद जी, आप कैसे देखते हैं इसको? ये एक बहुत ही गंभीर मामला है अगर उसको इस एंगल से देखा जाए कि अचानक जो है इसका नोटिफिकेशन होता है, क्योंकि इसका दोनों सदनों में 2019 में बिल पास हो जाने के बावजूद अभी तक इसको
नोटिफिकेशन नहीं किया गया था। अभी ये स्टडी करने का मौका है, इसको समझने का मौका है। रही बात नागरिकता देने के लिए, उसमें कोई इस तरह की समस्या नहीं है कि आप नागरिकता किसी भी देश के किसी के लोगों को अगर आप देना चाहते हैं, मानवता के आधार पे देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन क्या उसकी जो कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन है वो ठीक है? क्या वो कुछ अंतराल के बाद जब देश में एनआरसी लागू होगा तो ये जो हैं आपके बायलाज या आपके जो कायदे कानून आपने तरमीम किया है, इसमें वो सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तो आप किसी एक खास वर्ग को बाहर रख के और आप इस तरह की चीजों को आप आनन फानन में लाते हैं, डेफिनेटली देश के मौलिक नागरिकता का जो संविधान का दिया हुआ मूल स्वरूप है उसको ये कंस्ट्रिक्ट करता है। जरूर इसके लिए लीगल तरीके अपनाए जाएंगे और जिनको इससे हानि होगी वो डेफिनेटली कोर्ट का रुख अख्तियार करेगा। अभी ये पॉलिटिकल कहा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी देश के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना, आपने क्या मापदंड रखा है, आप क्या क्राइटेरिया आपने डॉक्यूमेंटेशन का रखा है? बाहर के आए हुए हर वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, कुछ खास वर्ग के को हटा के और आपने एक उसको ओपन किया है। आप कर सकते हैं, मानवता के आधार पे कर सकते हैं। ये भी सही बात है कि बांग्लादेश से यहाँ क्यों आएगा कोई, पाकिस्तान से यहाँ क्यों आएगा कोई, दूसरे मुल्क के रहने वाले अगर वो अपने को कंफर्ट महसूस करते हैं तो इस देश में क्यों आएंगे? लेकिन आपको उस पर राइडर नहीं लगाना चाहिए। और ये अब विषय पीछे हो गया। अब रही बात लागू होने की, तो लागू होने में अभी बहुत समय है, चुनाव करीब है और हर पॉलिटिकल पार्टियां अपना तरीका अपनाती हैं, जैसा कि इन्होंने भी अपनाया। इन्होंने अपना इलेक्टोरल बॉन्ड के लेवल से अहमद जी हमारे साथ इस समय प्रवक्ता बीजेपी मौजूद हैं, कृष्ण मोहन पांडे जी, उनसे जानते हैं क्या कहना है। कृष्ण मोहन जी, अभी बात कर रहे हैं हम अशोक यादव जी से, साथ ही हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अहमद जावेद भी हैं। वो कह रहे हैं कि इस समय पर सीए को लागू किया जाना सिर्फ महज एक चुनावी हथकंडा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक लोगों का जवाब, हमारे मित्र अशोक जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने का एक सुविधा है। ये एग्जैक्ट इनके वर्ड थे। मतलब सीए कानून आने से इस देश में एक क्रांति आएगी, यानी कि अच्छा कार्य है, देश के लोग इसको साथ स्वीकार करेंगे और अच्छा कार्य यदि जनता स्वीकार करे तो मुझे लगता है कि गणित में किया गया कार्य कभी ना संवैधानिक नहीं हो सकता। तो ये इनके हिसाब से ये देश में भारतीय जनता पार्टी के जीतने का एक सिगुफा है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अर्थात हम भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए इस बात को, आप भी इसका समर्थन कीजिए और देश की जनता का वोट लीजिए। आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? एक विषय। दूसरा, हमारे मित्र का मुस्लिम स्कॉलर ने बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि किसी भी देश के धार्मिक प्रताड़ित व्यक्ति है तो उसको देश में नागरिकता देनी चाहिए। मैं इनके शब्दों का स्वागत करता हूं और ऐसे लोग समाज में आगे आए और सीए का मकसद समझाए कि साहब ये नागरिकता देने का कानून नहीं, लेने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। और उन लोगों को जो लंबे कालखंड से किसी धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होते रहे हैं और उनको लगता है कि भारत में आने से हम सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे जीवन बचेंगे, तो ऐसे प्रदेश में उनका स्वागत होना चाहिए। और मैं मुस्लिम स्कॉलर जिन्होंने इस बात को कहा कि मानवता के आधार पर देना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, इस बात को प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए। हाँ, इन्होंने कुछ बातें कही। हमारे मित्र सपा के मित्र ने कहा कि 4 वर्ष से क्या कर रहे थे, परंतु आपका जवाब हमारे मुस्लिम स्कॉलर मित्र जो है उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन हुआ, क्या उसकी जांच पड़ताल हुई, इतने दिन जो लगे उसमें आप क्या कर रहे थे? यही कर रहे थे, लीगल डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे कि कैसे जिन लोगों को हम नागरिकता देंगे उनकी वरीयता क्या होगी, उनका आधार क्या होगा, उनका देश में जब नागरिकता देंगे तो किन परिस्थितियों में देंगे, यही चेक कर रहे थे। इसलिए लेट लगा और आपके पास चुनाव के वक्त नहीं चला है। तो आप पूरे देश भर में जब कुछ लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव होता है। अभी 2 महीना बाद करेंगे तो कहीं झारखंड में चुनाव है, उसके बाद फिर 2 महीना बाद कोई काम लेकर करेंगे, अब तो कहीं और बिहार में चुनाव है। तो चुनाव तो देश भर में होते रहेंगे, इसके लिए देश के विकास कार्य नहीं रोक दिए जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि चुनाव के समय ये कार्य ना हो तो भाई भारतीय जनता पार्टी
सम्मानित तरीके से एक प्रश्न एक बिल लेके आई थी, वन नेशन वन इलेक्शन। समर्थन कीजिए इसका। एक बार में पूरे देश में चुनाव हो जाएगा और उस बात से आप सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रहे, ये विकासात्मक कार्य करते रहे, तब मेरे पे आरोप नहीं लगेगा, ये आप पे भी आरोप नहीं लगेगा कि साहब देश में चुनाव चल रहा है, मन नहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर आप भागेंगे और जब हम कोई बिल लेकर गए देश में चुनाव है, जी आप बिल्कुल दोनों बातें कैसे चलेंगी? ये दोहरा करके तो नहीं चल पाएगा। और जी हाँ, कृष्ण मोहन जी, स्पष्ट कर आपने दूं और आपके जी चैनल के माध्यम से एक बात को स्पष्ट कर दूं, ये नागरिकता देने का कानून है धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों के लिए, वो जो लंबे कालखंड से अपने देश में जहाजें झेल रहे थे और भारत में आके खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो निश्चित तौर पर मानवता के आधार पर उनको नागरिकता मिलनी चाहिए और भारत सरकार इसको देगी। और हाँ, ये सिर्फ हम अभी नहीं कर रहे हैं साहब, ये बिल कांग्रेस भी लेके आई थी, जिनके साथ आप न्याय अपना घूम रहे हैं, कर रहे हैं। उसमें मेंबर थे कपिल सिब्बल जी, जो आपके दल के सांसद थे, उसमें मेंबर थे लालू प्रसाद यादव जी, जिनका समर्थन कर रहे हैं। जी कृष्ण मोहन जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि प्रताड़ित जो नागरिक हैं दूसरे देशों के, उनको नागरिकता देने का प्रावधान दिया गया है, नागरिकता लेने का नहीं देने का ये एक प्रावधान है। अशोक यादव जी, आपके सारे सवालों का जवाब दिया है कृष्ण मोहन जी ने कि 4 साल तक कहाँ थे और क्या कर रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे, क्या समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है? देखिए नीतू जी, बहुत सारे सवालों का इन्होंने गोल मटोल करके जवाब दिया है। ये 4 साल से सुन लीजिए कृष्ण मोहन जी, सुन लीजिए आप 4 साल से क्या स्टडी कर रहे थे, इसको जरा बता दीजिएगा। और दूसरा सवाल ये बताइए, 2014 से नीतू जी 2014 से लेकर 2024 तक इस देश को छोड़ने वालों की संख्या में कई गुना का इजाफा हुआ है। हमारे देश के नागरिक हमारे देश में किस तरह से प्रताड़ित होकर के विदेशों में जा रहे हैं, आपने पिछले दिनों देखा, अभी 2 महीना हुआ, एक फ्लाइट पूरी फ्लाइट फ्रांस में रोकी गई। डंकी रूट से वो लोग विदेश में जो बसने जा रहे थे। क्यों जा रहे थे वो लोग? कभी ये सवाल पूछा गया? आप दूसरे देश के लोगों को लाने के लिए इतना आपके मन में प्यार उमड़ रहा है, हमारे देश के जो नागरिक हैं वो क्यों देश छोड़ के भाग रहे भाई? जी अशोक जी बिल्कुल आप कह रहे हैं कि हमारे देश से जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको क्यों नहीं रोकने की कोशिश की जा रही। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या समाजवादी पार्टी जो सीए का कानून लागू किया गया है उसके पक्ष में है, उसका स्वागत करती है या उसको ठीक नहीं मानती है? देखिए नीतू जी, सवाल इसको पक्ष या विपक्ष का नहीं है। सवाल है इस देश में जो तरीका भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, उस सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब राम मंदिर से मोमेंटम नहीं मिला, जब इलेक्टोरल बॉन्ड के लूट के पैसे से मोमेंटम नहीं मिला चुनाव का, जब सरकारें गिराने से नहीं मिला, जब विधायकों को खरीदने से मोमेंटम नहीं मिल पाया, चंडीगढ़ में इलेक्टोरल जो बैलेट लूटने से मोमेंटम नहीं मिल पाया, तो इनको ये लगा आशा कि ये किरण जो है कहीं दिखी कि सीएए लागू करने हो सकता है कुछ मोमेंटम मिल जाए। तो देखिए, जनता जान रही है कि जो देश के अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट का मैं बोल रहा था, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ना कि कागज दिखा दो भैया स्टेट बैंक से, कितना गोल मटोल किए हो तुम लोग, कितने उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ का कर्जा तुमने माफ किया है, सरकार ने माफ किया है, और वो उद्योगपति बदले में कितना पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से सरकार को दिए हैं, इसका तो कम से कम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन स्टेट बैंक क्या कर, नहीं, बहुत बड़ा मामला है, हम 30 जून तक दिखाएंगे भैया। तो आप ये बताइए, 22,217 बॉन्ड है, इसको दो भाग में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए लेने देने वालों से, तो संख्या बढ़ती 44,000 का आंकड़ा इनको मिलाने में रजिस्टर से चाहिए 30 जून का समय। ये देखिए, दूसरे से कागज मांगते हैं, अपना कागज दिखाने में इनको पसीने छूटते हैं, तमाम तरह के बहाने इनको आते हैं। जी देखिए, दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। इसी तरह देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के मैटर से नीतू जी ध्यान भटकाने के लिए सीए लाया गया है। जी बिल्कुल, आप कई सारे सवाल फिर से खड़े कर रहे हैं अशोक जी। चलेंगे कृष्ण मोहन पांडे जी के पास, उनसे जवाब जानेंगे। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अहमद जावेद जी हैं। अहमद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप कह रहे थे कि मानवता के आधार पर जिस तरह से सीएए का कानून लागू किया गया है उसका आप स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं कहीं इस कानून को लेकर कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, गलतफहमियाँ भी है। अगर खास तौर पर हम कहेंगे कि मुस्लिम समाज में लेकर के इसको बहुत गलतफहमियाँ हैं, क्या वजह है?
अहमद जी हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कृष्ण मोहन जी, क्या जवाब देंगे आप? इतने सारे सवाल उठाए हैं अशोक जी ने। देखिए, पहली बात कि अशोक जी हमारे अच्छे मित्र हैं, परंतु क्या करेंगे, ये घुमा घुमा के बातें उत्तर आपका नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपने पूछा कि सीएए का स्वागत करते हैं कि नहीं करते, परंतु इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि स्वागत है तो एक खास वर्ग इनसे नाराज हो जाएगा, कहते हैं कि मैं विरोध में हूं तो ये एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए ये स्पष्ट खुल के आपका जवाब नहीं दे पाएंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, खुलेआम तौर पर करती है। इस देश के एक एक नागरिक इस बात को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है राष्ट्र हित में कर रही है। एक बात हमारे मित्र ने कहा कि राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी को मोमेंटो नहीं मिला, साहब मिला नहीं मिला। आप तो कहते थे कि राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट बनवाई है, तो राम मंदिर की सुप्रीम कोर्ट बनाई तो सुप्रीम कोर्ट हमारी भी है और आपकी भी है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मोमेंटम बनने का क्या मतलब है? और यदि हमने बनवाया है इस बात को स्वीकार करते हैं आप, नेशनल मीडिया पे भी स्वीकार करते हैं, तो देश की जनता तय करेगी कि सत्ता में किसको लाना है, किसको बाहर करना है। दूसरा बात है, इन्होंने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी छिपाने के लिए लेके आई। इलेक्ट्रल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड देना, उसके हिसाब देना, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और यदि आप न्यायालय को मानते हैं तो न्यायालय पर विश्वास कीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट एफडीआई से इलेक्ट्रल बॉन्ड की एक एक हिसाब 5 का हिसाब ले लेगी और उसके लिए हमें आपको करनी होगी और किसने लिया और कितना दिया, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होगी और वो सारी बातें जनता के बीच में देश के सामने आएंगी। या आप जनता ने सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं करते हैं, दोनों विषय जनता देश की तय करेगी कि आप संविधान को मानने के लिए, संविधान को मानने वाले लोग है कि नहीं है, जुडिशरी को मानने वाले लोग है कि नहीं है। और मैं इनका एक चरित्र बता दूं, जब राहुल गांधी निचली अदालत से दंडित होते हैं तो कहते हैं गोदी जुडिशरी है, जब ये हाई कोर्ट से दंडित होते हैं तो कहते हैं गोदी जुडिशरी है, परंतु जब सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिल जाती है तो कहते हैं लोकतंत्र की जीत है, न्याय की जीत है। ये आपका चरित्र है, आपका चेहरा है, देश की जनता आपको पहचानती है। जी जी बिल्कुल। इन्होंने कहा एक 30 सेकेंड और 20 सेकेंड और दीजिएगा आपको, इन्होंने कहा कागज नहीं दिखाना चाहते हैं। अशोक जी 10 वर्षों के कार्यकाल को हमने श्वेत पत्र लेके आए, संसद में जारी किया और जो हमने किया है दलका की चोट पर सीना ठोक के कहा कि हमने किया है और श्वेत पत्र लेके आए, जनता के बीच में गए और विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ हमने जो किया है जनता के बीच में रिपोर्ट प्रकार प्रस्तुत किए। परंतु आप 5 साल सत्ता में रहे, 10 साल कांग्रेस के साथ रहे, उनके सहयोगी रहे, आप कहीं भी यदि श्वेत पत्र जारी किए हो जी देश की मीडिया देख रही जी है। कृष्ण मोहन जी, एक बार फिर से अशोक यादव जी के पास चलते हैं। अशोक जी ये बताइए कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक चुनावी हथकंडा है और बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है, गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, अगर इसका विरोध करती हैं तो कहीं उनको नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? देखिए नेताजी, हम लोग क्या, हमारी मांग क्या है? हमारी मांग सिर्फ यही है ना कि इस देश में जो लोग देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इस देश में लोग इलीगल तरीके से पूरा फ्लाइट बुक करके देश छोड़ के जाने पे, मतलब कानूनी प्रक्रिया को भी धता बताते हुए क्यों जा रहे हैं? क्या कष्ट है उनको? कभी ये सरकार पूछी भैया क्यों तुम देश छोड़ के जा रहे हो? तो ये सरकार से प्रताड़ित होकर लोग जा रहे हैं, सरकार की नीतियों से प्रताड़ित होकर के देश छोड़ के लोग जा रहे हैं। दूसरा सवाल यह है नेताजी की जो सरकार ने जो आज तक वादे किए जनता से, आज देखिए उत्तर प्रदेश में खासतौर देखा जाए तो 60 लाख अभ्यर्थियों का क्या पेपर लीक से उनके ऊपर क्या गुजरी। आज इस देश का युवा जिसको बैकबोन कहा जाता है नेताजी, ये युवा इजराइल के वार जोन में जाने के लिए लाखों की संख्या में जाके लखनऊ में और विभिन्न जिला मुख्यालयों में लाइन लगा रहा है, अपनी जान को हथेली पर लेके चल रहा है उसके पेट पर्दा के लिए अपने। तो हमारे देश के लोग विदेशों में जाने के लिए उतावले हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका पेट पर्दा यहाँ पे नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि युद्ध के हालात में भी अपने आप को झोंकने को तैयार हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। और ये सरकार हसीन सपने दिखाती रही कि सब कुछ बढ़िया है, इतना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पैसा आ गया, इतना हम रोजगार पैदा कर दिए देश में कि सब लोग बढ़िया हैं, सब लोग एकदम खुशहाल हैं, किसान खुशहाल, मजदूर खुशहाल, महिलाएं खुशहाल, युवा खुशहाल। ये सब फर्जी खुशहाली का माहौल सरकार
दिखा दिखा करके चुनाव क्यों जीतने पे आमादा है, क्योंकि हम लोग ये चीज जो कर रही सरकार, इसके झूठ से पर्दा हटाने का काम लगातार करते रहेंगे। लेकिन ये सरकार हमेशा उस पर रेड कारपेट, देश की समस्याओं पर रेड कारपेट बिछाने के लिए ये कभी सीए लाएगी, कभी जी कुछ जी करेगी, बिल्कुल। कभी तो कुछ आप करेगी। जिस तरह से कह रहे हैं अशोक जी कि जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, और जब चुनाव नजदीक आ गया है लोकसभा चुनाव का, तो इस तरह के चुनावी हथकंडे बीजेपी अब अपना रही है। वहीं जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है कृष्ण मोहन पांडे जी, वो इसका स्वागत करते हैं, बीजेपी इसका स्वागत करती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप हमारे साथ जुड़े कृष्ण मोहन पांडे जी, अशोक यादव जी और अहमद जावेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरोप प्रत्यारोप जारी है। सीए कल लागू कर दिया गया है और जहां पर इसका एक और स्वागत किया जा रहा है, वहीं पर कई सारे विरोधी स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो 2020 में मुस्लिम महिलाओं ने इसका बहुत विरोध किया था। एहतियातन यूपी के कई ज़िलों में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, ज़िले हैं, वहाँ पर एहतियातन सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार नज़र बनाई रखी जा रही है। फिलहाल यूपी के इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।